अस्सलाम वालेकुम। हयात अर्तज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सुकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं, हकूक़ तहरीर महफूज है। बगैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त, सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। वो अपने वजूद पर सब उसके नागवार याद खुद को मिटाने की जस्तजू में काफ़ी देर तक उलझी रही। जब वो पलटी तो कमरा खाली था। आर्यन खान जा चुका था। उसकी ज़ुबान पर शुक्र के अल्फाज आए और उसने जल्दी से दरवाजे का हैंडल घुमाकर बाहर का रुक गया था। पूरा घर वीरानी की तस्वीर बना हुआ था। कीमती आसाइशों के ढेर के सिवा वहाँ किसी इंसान का साया भी मौजूद न था। इस महलनुमा घर की आराइश और आसाइश बता रही थी कि दौलत इस शख्स की कमज़ोरी है, जज्बात नहीं। घर की हर शय तरतीब और नफासत से रखी हुई थी, गोया इसके मालिक को अशिया के गैर मामूली लगाव था। अबीरा सहमी हुई कदमों से भागती हुई चीज़ों से टकराती गार्डन एरिया तक जा पहुंची थी। इसकी नजरें बाहर के दरवाजे पर जमी थी। वो किसी तरह मन्नत समाजित करके दरवाज़ा खुलवाना चाहती थी, मगर जैसे ही इसने पहला कदम आगे बढ़ाया दरवाजे के पास दबका हुआ वो देव हेकल कुत्ता अचानक इसकी आंखों के सामने आया। अबीरा के कदम डगमगा गए, जैसे जान ही निकल गई हो। कुत्ता पहले ही ताक में बैठा था। इसे देखते ही लपका और इसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो हवास पागता होकर उल्टे कदम भागी, मगर जल्दी में इतनी तेज़ी से पलटी के रास्ते में रखे हुए भारी टेबल से टकराकर ज़मीन पर जा गिरी। टेबल के कोने की ज़रब माथे पर लगी और गहरा जख्म खुल गया। खून धार की सूरत में बहने लगा। इसके चेहरे को सुर्खी से भिगो रहा था। सिर्फ खौफ इस पर इस तरह हावी था कि वो अपनी दर्द और तकलीफ को भूल गई। तेज़ी से उठी, कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बाहर से कुत्ते के हाँफते की आवाज़ अब भी आ रही थी। वो लरसते वजूद के साथ सोफे के पीछे जा छुपी। इसकी हालत एक नन्हे बच्चे की जैसी थी, कमज़ोर, सहमी हुई और बेबस। इसे महसूस हुआ जैसे वो अपने प्यारों के से हमेशा के लिए कट गई है, जैसे वो किसी ऐसी भुलैया में फंस गई हो जहाँ से कोई इसे ढूंढने नहीं आएगा। मुझ पर हाथ रखे वो हिचकियों के साथ रोती रही। माथे से बहता हुआ खून चेहरे को तड़ करता हुआ फर्श पर टपक रहा था और खून देखकर इसका खौफ और बढ़ गया था। दिल कांप रहा था कि शायद वो अब जिंदा नहीं बचेगी, कोई भी इसे बचाने नहीं आएगा। इसी लम्हे इसने अपने बाबा को याद किया, अपनी माँ और अपने भाई को। आंखों के सामने इन सब के चेहरे थे और इन्हीं में से एक और चेहरा उभर आया, यारम खान का। इस ख्याल ने इसके दिल को एक लम्हे के लिए रोक दिया, जैसे तड़प के बीच उम्मीद की एक किरण जाग उठी हो। इसने एक ठंडी सांस भरी। इसे तो हमेशा यारम जैसा हमसफर चाहिए था, फिर क्यों आर्यन खान इसकी ज़िंदगी में आ गया? ये सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। कहाँ यारम खान और कहाँ आर्यन खान? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक मशरिक़ था तो दूसरा मग़रिब। एक आसमान था तो दूसरा ज़मीन। एक खिलता हुआ खुशनुमा फूल था तो दूसरा झुलसा देने वाला धूप। यारम खान औरतों की इज़्ज़त करने वाला था और आर्यन खान औरतों को पैरों तले रौंदने वाला। यारम के नज़दीक अबीरा मोहब्बत का दूसरा नाम थी और आर्यन के नज़दीक वो सिर्फ नफ़रत का निशान। कहते हैं जिस चीज़ को इंसान शिद्दत से चाहे वो इसे मिल जाती है। मैंने भी तो पहली नज़र में यारम को शिद्दत से मांगा था, फिर क्यों मेरे नसीब में आर्यन जैसा शफ़ाक़ शख्स आया था? सर से बहता हुआ खून इसे मुसलसल कमज़ोर कर रहा था। चक्कर आने लगे थे। कमरे में चलता हुआ इसी खून को जमा रहा था और बदन को सुन करता जा रहा था। वो जख्मों से चोट थी, माथे पर गिरने से लगने वाला गहरा कट और कलाई पर आर्यन खान की चाकू का दिया हुआ जख्म जिस पर अभी तक पट्टी बंदी थी। सब इसे टुकड़ों में तोड़ रहे थे। पूरा वजूद जख्मों के बोझ तले कराह रहा था। अबीरा की नाजुक जान एक साथ इतनी अजियतें सहने के काबिल न रही थी। कदमों ने बेवफाई की और वह लरसती हुई ज़मीन पर गिरी। एक धड़ाम की आवाज़ और फिर सन्नाटा। माथे से बहता हुआ खून फर्श पर फैलने लगा और इर्द गिर्द हर चीज़ इस खून की लाली से रंग दी गई। सोफे के पाले, कालीन के गोशे, दीवार का साया, सब इसकी तकलीफ के गवाह बन गए थे। वो फर्श पर बेहिस और हरकत पड़ी थी। सांसें मद्धम हो रही थी और कमरा इसके गिर्द घूमता जा रहा था। दर्द ने इसे घेर कर ऐसा जकड़ लिया कि जैसे कोई रस्सी बदन के गिर्द लपेट दी गई हो और फिर यूं गिरा हो गई जैसे तूफान के बाद टूटा हुआ परिंदा ज़मीन पर गिर गिर कर खामोश हो जाए। देखिए रोशानी, इस तरह झूठ बोलकर मुझे वापस बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया। आप जानती हैं मैं आप पर कितना यकीन करता हूँ और आपने अपनी तबीयत ख़राब का झूठा बहाना बनाकर मुझे घर वापस बुला लिया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। चिल्लाओ मत, आराम से बैठ जाओ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए बुलाया है। रोशाना ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाते हुए कहा, चिल्ला नहीं रहा और आप जानती हैं कि मैं आप पर कभी नहीं चिल्लाता, मगर मुझे ज़रूरी काम था जो मैं बीच में छोड़कर आया हूँ। आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपकी ज़रा सी तकलीफ में मुझे बर्दाश्त नहीं होती।
और आपने मुझसे झूठ बोला, जबकि आप हमेशा हमें झूठ बोलने से मना करती हैं। आर्यन खान सच में रोशानी की तबीयत खराब का सुनकर बहुत परेशान हो गया था। जैसे ही रोशानी का फ़ोन गया, इसकी तबीयत ठीक है, वो अबीरा को बताए बगैर वहाँ से निकल आया था। इस अबीरा से कोई हमदर्दी नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, मगर वो लड़की इस वक्त वहाँ पर इसकी वजह से थी। और अभी तो इसकी सज़ा का प्रोसीजर शुरू हुआ था। अभी तो आर्यन खान ने बदला लेना शुरू किया था। इस अचानक घर बुलाकर इसका सारा खेल ख़राब कर दिया था। आर्यन खान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। क्या मुझे कोई हक हासिल नहीं कि मैं कभी इस तरह मजाक करके बुला सकूं? तुम जानते हो कि अगर वैसे तुम्हें बुलाती तो तुमने इतनी जल्दी कभी नहीं आना था। तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता कि तुम कब घर आते हो और कब चले जाते हो। घर से कहीं ज़्यादा तो तुम बाहर रहते हो। सुबह भी तुम कितनी जल्दी में घर से निकले थे। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के मेन हेड तुम हो। तुमने जाके कहीं पर लगी हुई आग को बुझाना था। कई कई दिन तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस जाती हूँ मैं तुम्हें सारम से ज़्यादा प्यार करती हूँ। सारम सिर्फ मेरा बेटा है और तुम मेरे बेटे होने के साथ साथ मेरे भतीजे हो। और पुपियों को भतीजे बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, क्योंकि वो भतीजे में अपने भाइयों का अक्स देखती हैं। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, हमारे बीच माँ बेटे से बढ़कर रिश्ता है। रोशानी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर समझता हूँ। आप भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं। कम से कम मेरे प्यार पर शक मत करें, तो फिर ज़रा सी बात पर यूं मुँह फुलाकर मत बैठ जाया करो आर्यन। अच्छा ठीक है, रोना बंद करें। आइंदा ख्याल रखूँगा। और बताएं क्या कहना था आपको, जिसके लिए आपने अपनी तबीयत ख़राब का बहाना बनाया? आर्यन ने रोशानी का हाथ पकड़कर उसके आंसू साफ किए। आर्यन, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। चलो, ये अचानक से आपको मेरी शादी का ख्याल कैसे आया? आर्यन को शादी वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। इसके चेहरे के ज़ाविये ख़राब हो गए। आर्यन, शादी का ख्याल अचानक नहीं आया। तुम बच्चे नहीं हो जो तुम्हारी 12 साल की उम्र में शादी की बात कर रही हो। तुम शॉक्ड हो गए। 30 साल के हो चुके हो। शादी की परफेक्ट उम्र है तुम्हारी। इससे कोई 2-4 साल पहले हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। हर गुजरते दिन के साथ तुम ज़िद्दी और खुदसर होते जा रहे हो। रोजाने प्लीज़ ये मुरे और बाबा की ज़ुबान मत बोलें। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आर्यन, शादी तो करनी पड़ेगी। तुम इस तरह से अपनी बचपन के मंगेतर को सालों अपने नाम पर बिठाकर अब शादी से भाग नहीं सकते। मेरी मर्जी से ना तो रिश्ता जोड़ा गया था और ना ही मैंने कहा था कि वो सालों मेरे नाम पर बैठी रहे। वक्त मांग रहा हूँ, शादी से इनकार नहीं कर रहा। पठान हूँ, जानता हूँ कि जिस लड़की को ज़बरदस्ती आप लोगों ने मेरा नाम पर मंग बनाकर बिठा रखा है, इसको छोड़ने का मतलब है मेरी मर्दानगी पर उंगलियाँ उठेंगी। इतना भी गलत नहीं हूँ जो अपने मंग को जाने दूंगा, मगर अभी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ दबाव मत डालिए। आर्यन, बात दबाव में डालने की नहीं है। तुम्हारी और परीक्षा की सही उम्र की शादी की है, तो शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हें कौन सा शादी करके हम हमेशा से सर पर उठाकर साथ रखना है? वो हमारे साथ यहाँ रहेगी और वादा करती हूँ कि हम इसे संभाल लेंगे। तुम्हारी आज़ादी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। ऐसा अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी आज़ादी में खलल डाले। और आप जानती हैं कि मुझे परीक्षा बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्या सोचकर आप लोगों ने मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। अजीब अजाब सा बनकर हमेशा मेरे सर पर लटकी रहती है। आर्यन, इसमें कमी क्या है? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तुम्हारी खाला की बेटी है, हमारी ज़ात की है, हमारे कल्चर को, हमारी रिवायत को, हर चीज़ को समझ सकती है। क्या ख़राबी है इस लड़की में जो तुम्हें वो पसंद नहीं है? माशाल्लाह, लगता है आपको भी नज़दीक और दूर दोनों चश्मे दोबारा से नज़र चेक करवा के लगवा लेनी चाहिए। इतनी मॉडर्न लड़की और आपको लगता है कि वो हमारी रिवायत और सब चीज़ों को समझती है। और मेरी पसंद से आप हमेशा से वाकिफ़ थे। मुझे डिसेंट और शर्मो हया वाली लड़की चाहिए थी, और इसमें तो मुझे ऐसा कोई गुण नज़र नहीं आता। इसके घर वालों ने इसे मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी। मुझे तो इसका ऑफिस जाना और हर चौथे दिन मुल्क से बाहर जाना जहर लगता है। बेलगाम और ज़िद्दी लड़की है, तो आर्यन, ज़िद्दी तो तुम भी हो। रोशानी ने आज आर्यन को मनाने का पूरा इरादा रखती हुई थी। तो क्या आप इसका मुकाबला मुझसे करवा रही हैं? आपको तो औरत और मर्द में फ़र्क महसूस नहीं होता। मैं मर्द हूँ और वो औरत। औरत बापर्दा होकर घर की चार दीवारी में अच्छी लगती है। जो औरतें मर्दों का मुकाबला करती हैं, मुझे वो औरतें इंतहाई बुरी लगती हैं। बदकिस्मती से आपने एक ऐसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता मंसूख कर रखा है जिसको ना तो मैं बीवी के बनाने के लायक समझता हूँ और ना ही छोड़ सकता हूँ। छोड़ता हूँ तो बगारत कहलाऊंगा, अगर साथ रखूंगा तो कभी इसे बीवी होने का हक नहीं दे सकूंगा। आर्यन, ठंडे दिमाग से सोचो। इसके साथ खराब रवैया भाभी और गुलशन आपा के रिश्ते को तबाह कर सकता है। दोनों सगी बहनें हैं। क्या इस दिन के लिए भाभी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है कि तुम इनसे इनकी कीमती रिश्ते जुदा कर दो? रोशानी में मैं रस्म रिवाजों रिश्तों में बंधने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे अपनी ज़ात सबसे पहले अजीज़ है, बाकी सब बाद में। मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो लड़की मेरी बीवी के सांचे में फिट नहीं होती, और आने वाले वक्त में भी मेरा फैसला बदलेगा नहीं। सिर्फ निकाह के 3 बोल पढ़ लेने से कोई बीवी नहीं बन जाती।
आर्यन, मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है, कहीं आने वाले वक्त में तुम सब रिश्तों को ख़राब मत कर देना। पहले ही हम बहुत कुछ खो चुके हैं और अब खोने की हिम्मत नहीं है। रुशाने, मुझे इस वक्त किसी के ज़रूरी काम से जाना है और मैं अधूरा छोड़कर आया हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। आर्यन, ऐसे कौन से तुम्हारे काम हैं जो ख़त्म नहीं होते, और तुम घर क्यों नहीं रहते हो? घर तो तुम ऐसे आते हो जैसे मेहमान आते हैं, ना आने का पता ना जाने की खबर। रुशाने ने भी इसके साथ उठकर खड़ी हो गई थी। क्या रुशाने, अब आप भी मूरे और बाबा की तरह ऐसे सवाल करके मुझे जिज किया करेंगी? क्या चाहती हैं कि मैं आपके पास भी बैठना छोड़ दूँ? आर्यन खान का मूड सख्त ख़राब होने लगा था। आर्यन आम रूटीन में कभी रुशाने से इस तरह बात नहीं करता था, मगर आज सच में इसे कहीं जाने की बहुत जल्दी थी। वो जाने के लिए बहुत बेकरार था। रुशाने इसके चेहरे के तासुरात देखते हुए खामोश हो गई। ठीक है, जाओ और मेरी बात गौर ज़रूर करना। रुशाने ने याद दहानी करवाई, गौर करने की ज़रूरत नहीं है। कह दिया है कि शादी कर लूँगा, मगर फ़िलहाल अभी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? बहुत जल्द बता दूंगा, अभी जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। जाओ, जहाँ पर आग लगी है जाकर जल्दी से बुझा देना। मुझे तो तुम्हारी ये जल्दबाजियाँ कभी समझ में नहीं आती। रुशाना ने इसकी जल्दबाजी पर उकताकर बोली, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कहता हुआ फ़ोन पर कोई नंबर डायल करता हुआ फ़ोन कान को लगाकर कमरे से निकल गया। अल्लाह करे आर्यन तुम परीक्षा के खून को खुश रख सको, जबकि मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जो लड़की भी तुम्हारी बीवी बनेगी, तुम इसको बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दोगे। अल्लाह परीक्षा को सब्र दे और वो तुम्हें बर्दाश्त कर सके। वो दिमाग में सोचकर पास रखे हुए टेबल पर जग से पानी उडेल कर पीने लगी। वैसे आज आर्यन की माँ ने बहुत मजबूर किया था कि वो किसी भी तरह आर्यन को बुलाकर परीक्षा के बारे में बात करे, क्योंकि परीक्षा की माँ रुखसती के लिए राजी हो गई थी। दोनों बहनों की आपस में फ़ोन पर बात हो चुकी थी, मगर आर्यन की बातें सुनकर तो रुशाने ने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये तो रिश्ता अभी जोड़ लग रहा था, क्योंकि आर्यन खान कभी भी परीक्षा को खुश नहीं रख सकेगा। इतना तो रुशाने को अंदाज़ा हो चुका था। रुशाने ने आर्यन को बचपन से लेकर जवानी तक सारम के साथ बेटा बनाकर पाला था। इसके लिए सारम खान और आर्यन में कोई फ़र्क नहीं था। इसका ज़्यादातर वक्त रुशाने ने साथ ही गुजारा था। आर्यन खान के नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जो चीज़ आर्यन के दिल को नहीं लगती, आर्यन इस चीज़ को कभी अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देता था, फिर चाहे वो रिश्ते हों या इर्द गिर्द की चीज़ें। खानम, कब तक इस तरह भूखी रहकर खुद को और सजा दोगे? मैंने तो कहा है कि मुझे इनसे बात करने दो, मगर आपको वो भी मंजूर नहीं, तो यूँ भूखी रहकर क्यों मुझे सज़ा दे रही हैं? खान, जब सालों बाद आप नज़रों के सामने आकर आपको इस तरह से नज़रअंदाज करें, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं तो इनको बहुत पीछे छोड़ आई थी। मैं कभी इनको भूल नहीं सकी, मगर कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी वो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी मेरी मजबूरी को नहीं समझेंगे, कभी मेरी सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा के लिए अपने दुश्मनों के साथ प्यारों से भी नाता तोड़कर खुद को समझा लिया था कि इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं। मगर अचानक से कल मेरे सामने आकर सब यादों को ताज़ा कर दिया, जिनमें बहुत सी यादें अच्छी थी और बहुत बुरी सी थी। फिर मुझे नज़रअंदाज करके गैरों की तरह चले गए। खान, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो लोग आए थे, मेरा इनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। इनमें से कोई भी मेरा दुश्मन नहीं था। माजी में सबसे ज़्यादा मेरे करीब रिश्तों में से ये तीनों अफराद थे, और आज गैरों की तरह बर्ताव करके चले गए। मेरा दिल फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं चीख चीख कर रो दूँ। मानो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपके दर्द से। मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, जानता हूँ कि आपके अपनों का गैरों वाला ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब आपके सर में शदीद दर्द था, तो आपको पेन किलर के साथ नींद की दवा भी मैंने दी थी, ताकि आपको सुकून से सो सके। मगर नींद की दवा खाने के बावजूद आप बार बार अपने भासक और मून का नाम ले रही थी, और जब से उठी हैं इनको ही सोच रही हैं। मगर वो तो आपको अजनबियों की तरह छोड़कर चले गए थे। एक बार तो आपको सफाई का मौका देते, मगर वो लोग तो गैरों की तरह आए और चले गए, ना तो आने की वजह बताई और ना जाने की। आप इस तरह भूखी रहकर मुझे तकलीफ पहुंचा रही हैं। वो लोग तो नहीं हैं यहाँ आपको देखने के लिए। तबरेज़ खान कल से खानम की हालत देखकर परेशान था, मगर ज़बान से कुछ नहीं कहा। वो खानम के बगैर कहीं भी समझ चुका था कि वो लोग खानम के लिए किस कदर अजीज़ हैं, और अपनों को खो देने का दर्द क्या होता है। ये बात तबरेज़ खान से ज़्यादा कौन जानता था। इसकी मासूम खानम सालों तक खानम खामोश रही, कभी अपने साथ हुई ज़्यादतियों को याद नहीं किया। बहुत साबर थी तबरेज़ की खानम, कभी अपने करीबी रिश्तों का जिक्र नहीं किया था, मगर इनके सामने आते ही वह कैसे तड़प उठी थी, क्योंकि वो अपने प्यारों को भूली नहीं थी, सिर्फ अपने दर्द को अपने दिल में दबाकर सी लिया करती थी। इसने अपनी ज़िंदगी तबरेज़ खान के नाम कर दी थी। इसकी ज़िंदगी पर सिर्फ इस शख्स का हक था, जो उसे गम और तकलीफ़ों से बचाकर अपने खूबसूरत घर में प्यार से रानी बनाकर रखे हुए था।
जब बस खान रुतबा खान और इनका बेटा डीएसपी यारम खान एक दिन एकदम से उठकर चले गए। तबरेज़ खान ने खानम को तड़प कर दरवाजे तक इनके पीछे जाते हुए देखा था। अब किस तरह तड़प कर रो रही थी, मगर इन लोगों ने तो पलट कर भी खानम की जानिब नहीं देखा, सिवाय रुतबा खान के। खान में आग को तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या करूं, खाना मेरे हलक से नहीं उतर रहा। आप तो मेरे मसीहा हैं, अगर आप ना होते तो मुझे एक बार इस ज़िंदगी कभी मैसर ना होती। हर बार मेरा साथ देकर और कितने एहसान करेंगे आप मुझ पर। वो रोती हुई आंखों से देखकर खान के एहसानों को याद कर रहे थे। आप फरिश्ता सिर्फ इंसान कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए, यहाँ तो अपने ही मुंह मोड़ कर चले गए हैं। सालों जिनके साथ गुजारे, इनको मुझ पर ज़रा बराबर यकीन नहीं, और आपने हमेशा मुझ पर यकीन किया। हर मुश्किल घड़ी में आपने अपने यकीन को डगमगाने नहीं दिया। खान में कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, अल्फाज ही नहीं मिलते। तबरेज़ खान खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। कहाँ रोती थी, कहाँ वो अपने दिल की बात कहती थी। इसने तो ज़ुबान पर ताले लगा रखे थे, कसम खा रखी थी कि कभी शिकवा नहीं करेगी, कि आज शायद दर्द बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया था, तो लबों पर कुछ अल्फाज खुद से ही आते चले गए। तबरेज़ खान खामोशी और तहम्मुल से सुन रहा था। हाँ, इन लोगों ने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैं इनकी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगा सकती। मैं इतनी बुरी तो कभी नहीं थी। हमेशा बासिक भाई को मैंने अपना सगा भाई समझाता, वो भी तो मुझे सगी बहनों से बढ़कर प्यार करते थे। एक बार तो मुझसे पूछते कि मैंने घर की दहलीज पार कैसे की। इतना हक तो मुझ पर दिखा सकते थे ना, मगर नहीं, इन्होंने तो मुझे वो नहीं लगाया। इन्होंने तो मुझे मुँह ही नहीं लगाया। इस वक्त खानम बहुत टूटी हुई लग रही थी। कम से कम एक बार तो पूछते कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया था। गुस्से से ही पूछ लेते, मगर गुस्सा तो अपनों पर किया जाता है। मैं तो इनकी अपनी कभी थी ही नहीं, और एक आप हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ मेरी वजह से। आपके अपने छूट गए मेरी वजह से। मैं आपकी ज़िंदगी में दर्द बनकर आई, मगर आप मेरे लिए हमेशा शिफा बनकर मेरे साथ रहे। वो मनहूस लड़की थी, मैं वो मनहूस लड़की थी जिसने आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते ही आपका सब कुछ छीन लिया। फिर भी आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपना नाम दिया, इज्जत दी। अगर आप इस इराद अरूब खान को इज्जत न देते तो वो अरूब आज कलियों की धूल बन चुकी होती। रोते हुए खान के सीने से लग गई थी। तबरेज़ खान ने इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का दायरा बनाते हुए इसे हमेशा की तरह अपने सीने में छुपा लिया। अफसोस हुआ ये जानकर खानम कि आप आज भी समझती हैं कि मैंने आप पर एहसान किया है। आज भी आपको मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आती है। हाँ, मानता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में हवा के इस झोंके की तरह आई जो बहुत तपिश सदा था, मगर वक्त के साथ आप मेरे लिए वो ठंडी हवा का झोंका बन गई जहाँ पर आकर मुझे सुकून मिलता है। आप तो मेरे लिए सुकून बन गई, मगर मुझे अफसोस है अपनी ज़ात के लिए कि मैं अभी आपके लिए एक एहसान हूँ, और जो मुझसे छूट गए इनको मुझ पर यकीन नहीं था। अगर यकीन होता तो आज मेरे पास होते, मगर अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़ गए थे। मैंने इनको अपनी ज़िंदगी से जाने को नहीं कहा था। इनके साथ इतना ही मुखलिस साथ जितना आप आज आपके साथ हो। इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं था। वो खुद को कसूरवार समझना बंद कर दें। अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो कम से कम इतने सालों बाद ही एतराफ़ कर दें कि आप मुझसे प्यार करती हैं। खान ने हमेशा आपके मुंह से ये सुनना चाहा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। रही बात कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, एहसान किया है तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं भूला नहीं कि आपके साथ बहुत कुछ मेरी वजह से हुआ था। ना इस रात में आप दाऊद के साथ वापस भेजता, और ना वो घटिया इंसान तुम पर तशद्दुद करता। मैं इस बात का कभी हसाला नहीं कर सकता, क्योंकि इस रात मुझसे गलती हुई थी। तुम्हारे बार बार मना करने पर भी मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती शख्स के साथ भेज दिया था, मगर खुदा की कसम मैं नहीं जानता था कि वो शख्स इतना घटिया है कि बीच रास्ते में तुम पर तशद्दुद करेगा। मैंने तो उसे बाहिफाजत तुम्हें घर ले जाने को कहा था। मैं नहीं चाहता था कि एक जवान लड़की दर की ठोकरें खाए, मगर ज़िंदगी में पहली बार तबरेज़ खान ने गलत फैसला किया, और इस वक्त फैसले ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। मैंने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी आदमी पीछे भेजकर एक तरह से बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा न करता तो शायद वो तुम्हारी जान ही ले लेता, और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ। इस मासूम बच्चे की जान भी चली गई जिसने अभी इस दुनिया में सांस भी नहीं लिया था। मेरी इतनी बड़ी खता के बदले आपने मुझे हमेशा शौहर होने की इज्जत दी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, बीवी होने के हर फर्ज ईमानदारी से निभाया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ खानम। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे लिए खुदा का दिया हुआ तोहफा है तो गलत ना होगा। खान, में वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो मेरे अच्छे के लिए मुझे वापस भेजना चाहा था। बार बार इस वक्त को याद मत किया करें, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आपने मेरा अच्छा ही चाहा, वो मेरी किस्मत थी, जो मेरे साथ होना था वो हो गया। इसमें आपकी बुरी नीयत नहीं थी। मैं जानती हूँ आपको
या गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मुझे बाइज़्ज़त मेरे अपनों के पास भेजना चाहते थे। अपनों के भेष में छुपे हुए भेड़िए को आप कैसे पहचान सकते थे? वो अलग बात है कि मैंने आपको बार-बार बताया था कि ये शख्स अपना नहीं है, मगर अब जब वक़्त गुज़र गया, इसको याद नहीं करना चाहती। आपने इस एक गलती के बदले मुझे इतना कुछ दिया कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। जो गुज़र गया है, इसे क्या याद करना, और गुज़रे हुए कल के में सिवाय तकलीफ़ों के था ही क्या? अगर मैं कहूँ कि माज़ी में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको याद किया जाए तो गलत ना होगा। जिसके लिए अपनी इज़्ज़त दाँव पर लगा दी, वो भी तो वक़्त के एक तेज़ हवा के झोंके को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आपने मेरे लिए जो कुछ किया, इस सब के लिए आपके दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ। खान को माफ़ कर दिया, इज़्ज़त करती हैं, मगर कभी ये नहीं कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। आज भी तबरेज़ खान आपके इन अल्फाज़ों का मुंतज़िर है। खान, कुछ बातें ज़ुबान से नहीं कही जाती, और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत से कहीं ज़्यादा अहम होती है इज़्ज़त। आप मेरे लिए बहुत मोतबर हैं, अरूप तबरेज़ खान। ठंडी सांस लेते हुए तहम्मुल से तबरेज़ खान ने अरूप का नाम लिया था। मेरी जान, तबरेज़ खान को बच्चा नहीं जिसको तुम बहला रही हो। जानता हूँ आज भी आपको मोहब्बत से डर लगता है। आप सिर्फ मेरी इज़्ज़त ही करती हैं, प्यार नहीं। मुझे अफसोस है इस बात पर कि मैं इतने सालों में भी आपके दिल से ना तो डर निकाल सका, और ना ही अपनी मोहब्बत का चिराग जला सका। कभी कभी मुझे इस शख्स के मर जाने के बाद भी इससे जलन हसद महसूस होती है। अरूप ने चेहरा उठाकर तबरेज़ खान की जानिब देखा था, क्योंकि आज से पहले तबरेज़ खान ने कभी भी इसके मासी के बारे में ऐसी बात नहीं की थी। ऐसे मत देखो अरूप, सही कह रहा हूँ, कभी आपके माजी के बारे में कुछ नहीं पूछा, मगर पता नहीं क्यों मुझे इस शख्स से जलन होती है, क्योंकि आप मुझसे पहले नहीं मिली। क्यों आप मेरी ज़िंदगी में शख्स से मिलने से नहीं पहले नहीं आई? मेरे दिल में एक आग सी लग जाती है, ये सोचकर कभी इस शख्स का नाम पर हक रहा था। और वो जानती हैं ये सब क्यों होता है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आप शायान खान से प्यार। अल्लाह का वास्ता है खान, चुप हो जाएं। अरूप ने खान की बात बीच में ही काटते हुए कहा, खुदा की कसम खान, आप गलत सोचते हैं। वो मेरा मासी था, वो गुजर गया। अब मैं आपके निकाह में हूँ, आपके 2 बच्चों की माँ हूँ। ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। वो अरूप तो इसी रात इसी जगह पर मर गई थी, जब वीरान सड़क पर आधी रात को नंगे पाँव बेसहारा वीरान सड़क भागती हुई आपकी गाड़ी से टकराए थे। वो अरूप तो इसी वक्त मर गई थी जब शायान खान ने मुझसे मोहब्बत के दावे करने के बावजूद मुझ पर यकीन नहीं किया था। वो जानता था कि दाऊद हमारा दुश्मन है, मगर फिर भी वो दाऊद की बातों में आ गया। इस अरूप को बचाकर आपने इज्जत की, आपने अपनी इज्जत की चादर दी। वो अरूप आज आपके सामने है। इस अरूप के दिलो दिमाग पर ज़िंदगी की पर सिर्फ आपका हक है। खुदा के लिए आज के बाद ये मत कहिएगा कि जो आप कहने वाले थे। मेरा प्यार, मेरा वक्त, मेरी ईमानदारी सब आप पर कुर्बान। मेरा यकीन है इस बात पर, बेशक मेरा रब अपने बंदे से बेहतर छीनता है तो बेहतर देता है। आप मेरे लिए बेहतरीन थे, इसलिए खुदा ने आपको मेरी किस्मत में लिख दिया। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। शायान खान अगर इस दुनिया में होता तो भी मेरा और इसका रिश्ता ख़त्म हो चुका था। शायान खान ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं ये बात हमेशा आपको बताना चाहती थी कि मैं शायान खान की बेवा बनने से पहले इसके निकाह से निकल चुकी थी। तबरेज़ खान हैरान नज़रों से अरूप की जानिब देख रहा था। ये बात वो इससे पहले नहीं जानता था। इसे तो यही पता था कि अरूप शायान की बेवा है, मगर मरने से पहले वो अरूप को वो तलाक दे चुका था। ये बात इसे नहीं पता थी, क्योंकि कभी भी तबरेज़ खान इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता था। मगर खाना, जब आप पहली बार मेरी गाड़ी से टकराई थी तो तुमने इसी वक्त ये कहा था कि तुम्हारा शौहर मर गया है। तुम्हारी चलती हुई खानदानी दुश्मनी ने इसे गोली मार दी गई है और इस गाड़ी से खाई से नीचे गिर गई है। इसकी लाश नहीं मिली, फिर इसने तुम्हें तलाक कब दी? तबरेज़ खान ने मुँह में मतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछा था। खान, वो दाऊद की फैलाई हुई झूठी खबर थी, और मैं पागल इसके बात का यकीन करके अपनी मोरे का सहारा लेते हुए घर से भाग निकली थी। मोरे को मेरे और शायान के निकाह का पता चल चुका था। मोरे जानती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मोरे मुझ पर बहुत नाराज़ हुई थी, मगर माँ थी मेरे आंसुओं के आगे हार गई। मोरे को जब शायान खान की मौत की खबर मिली तो उन्होंने कहा था कि अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ, वरना तुम्हारे चचा बाबा दाऊद मिलकर हमारी ज़िंदगी हराम कर देंगे। बहुत दिन से मेरा और शायान का राब्ता टूटा हुआ था। मेरी शायान से बात ही नहीं हो रही थी कि मैं ये हकीकत तक पहुंच पाती। दाऊद को जब मेरी और शायान की मोहब्बत के बारे में थोड़ा सा पता चला, इसने ये बात बाबा और चचा के कानों तक पहुंचा दी थी। इस वक्त दाऊद नहीं जानता था कि मेरा हो चुका है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा कॉलेज छुड़वा दिया क्या, मुझसे फ़ोन ले लिया क्या, मेरा हर राब्ता जो मुझे शायान खान से जोड़ सकता था ख़त्म करवा दिया गया था। इसके बाद एक दिन दाऊद ने घर आकर ये अफवाह फैला दी कि शायान खान मर गया है, हमने इसे मार दिया है। और मोरे बहुत खौफज़दा हो गई थी। मोरे ने रात की तारीकी में मुझे कुछ पैसे हाथ में थमाते हुए घर से भगा दिया ताकि मैं अपनी और अपने बच्चे की जान बचा सकूं।
मेरा निकाह शयान से हो चुका था, ये बात मोरे के अलावा कोई नहीं जानता था। इस रात डर कर भागते हुए मैं आपकी गाड़ी से टकराई थी, तो होश में आने पर मैंने आपसे गलत बयानी नहीं की थी। इस वक्त जो सच था मैंने आपको वही बताया था। इस वक्त जो मुझे पता था मैंने आपको वही बताया था। मगर उसके बाद जब आपने मुझे दाऊद के साथ वापस भेज दिया तो दाऊद मुझे घर नहीं लेकर गया था। उसे ज़ुबान का मीठा बनकर आपके सामने खुद को सच्चा साबित करके मुझे लेकर चला गया। असल में तो वो सारे फसाद की जड़ वही था। वो मुझे रास्ते में एक खंडरनुमा घर में लेकर रुक गया, जहाँ पर इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे इतना मारा कि सोचकर आज मेरी रूह कांप जाती है। वो सिसकियाँ ले रही थी, मुझे माफ़ कर दो खाने, मेरी वजह से तुम इस दरिंदे के हाथों पहुँच गई जिसके डर से तुम भाग रही थी। मैंने तुम्हें इसी के सुपुर्द कर दिया। प्लीज़ खानाज, प्लीज़ बीच में मत रोकें। बहुत हिम्मत करके सब बताना चाहती हूँ। मेरी सारी बात सुन ले, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। सालों से इस दर्द को अपने दिल में दबाए हुए हूँ, आज मेरे दिल को हल्का हो जाने दे। बोलो खान, मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम मुझसे सब कुछ बताकर अपना दिल हल्का कर लो। सब कुछ दिखा, सब दुख मुझे दे दो। खान, आपको पता है कि दाऊद वहाँ पर ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करना चाहता था, और जब मैंने इसे बताया कि निकाह पर टिका नहीं हो सकता तो वो भड़क उठा था। जब मैंने इसे अपने शयान के निकाह के बारे में बताया तो वो इसे खुद से दूर करने के लिए ये बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो तो जैसे वहशी हो गया था। फिर इसने पागलपन में हर हद पार कर दी। इसने जुनून और पागलपन ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, फिर भी सब्र नहीं किया। इसने घर वालों तक ये खबर पहुँचा दी कि मैं शयान खान के साथ भाग गई हूँ। घर वाले तो ये सुनकर मुझसे नफरत ही करते, क्योंकि मोहब्बत वाला तो काम मैंने किया नहीं था। चचा और बाबा से तो मेरी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। जानती थी कि बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मगर इनके दिमाग में सिर्फ चचा की बात ही आती थी, और चचा का दिमाग दाऊद हैंडल करता था। तो ऐसे में अच्छे की उम्मीद करना फजूल थी। मोरे से ज़्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं कर सकती थी कि वो बहुत कमज़ोर खातून थी जो अपने फैसले नहीं कर सकती थी। वो मेरे फैसले क्या करती? शायद आज भी मुझे बासिक भाई पर ही दुख है। वो माजी में भी मेरी उम्मीदें बासिक भाई से ही वाबस्ता थी, मगर या तो हकीकत तक पहुंचाई नहीं गई, हकीकत या तो इन तक पहुंचाई नहीं गई, या फिर इन्होंने हकीकत जानकर मेरे लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं समझा। इस बात का मुझे नहीं पता। इस तरह बासिक भाई और रुतबा भाभी जैसे रिश्ते भी मुझसे दूर हो गए। मेरा छोटा सा मून जो सारा दिन अरूप करते थकता नहीं था, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। इसकी नज़रों में तो अरूप घर से भाग गई थी। आपको तो पता है, इस दिन बासिक भाई के साथ जो इनका बेटा डीएसपी यारम खान आया था, वो मेरा मून है। वो लोग मुझे पहचान गए थे, इसलिए इस दिन बासिक भाई और मून मुझे देखकर चले गए थे। और आपको पता है, जब तक आपके आदमी मुझ तक पहुँचे बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जान तो बच गई थी, मगर बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था। तब मुझे दाऊद की बातों पर पता चला था कि शयान तो जिंदा था। सब कुछ दाऊद की फैलाई हुई साजिश थी, जिसमें आकर मैं अपनों से दूर हो गई। इसने मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ाने के लिए एक मसनूई मंजर बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड की, फिर वो वीडियो शयान खान तक भेज दी और गन पॉइंट पर मुझे कहने पर मजबूर किया कि मैंने जानबूझकर इसके बच्चे की जान ले ली है। ये बात शयान बर्दाश्त नहीं कर पाया। शयान खान ने इस वीडियो पर यकीन करते हुए मान लिया कि मैं गलत हूँ। ये मान लिया कि सच में मेरा दाऊद के साथ रिश्ता है। मुझे शयान से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। शयान ने मुझे 3 बार तलाक का लफ्ज़ बोलकर निकाह जैसे पाक रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दाऊद ने 2 दिन तक मुझे इस खंडरनुमा घर में बंद रखा था, जहाँ मुझे बेतहाशा मारते हुए इसने मुझसे बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने शयान खान से मोहब्बत की थी, और वो मोहब्बत मेरे लिए सज़ा बन गई। मेरा दिल टूट गया था जब शयान खान ने इस वीडियो पर यकीन करते हुए मुझे तलाक दी, क्योंकि वो शैतान फितरत शख्स खुश हो रहा था, और वो इससे पहले मुझे कह चुका था कि देखता हूँ तुम्हारी ये वीडियो देखकर शयान तुम्हें कैसे कबूल करता है। और वही हुआ, शयान ने मुझे कबूल नहीं किया। माजी की दिल की यादों को बताते हुए अरूफ खान तड़प तड़प कर रो रही थी। बहुत छोटे से बच्चे की तरह सिसकियाँ लेकर रोती हुई तबरेज़ खान के सीने में छुपी हुई थी, जबकि वो वीडियो इस घटिया शख्स ने आप तक भी पहुँचाई, मगर आपने मुझसे कोई सफाई नहीं मांगी। मैं आज भी कहती हूँ कि इसने सिर्फ वो वीडियो मुझे गलत दिखाने के लिए मंजर कशी की थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एक किरदार पर कोई दाग नहीं है। मुझे खानम मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तबरेज़ खान की मोहब्बत कागज़ी कश्ती की नहीं, जो ज़रा से तूफ़ान को बर्दाश्त न कर सके। तबरेज़ खान समंदर में तैरते हुए वसी जहाज़ का नाम है, जो हर तूफ़ान से टकरा सकता है। बताएं कि आपको लगता है कि इसके बाद भी मेरे दिल में शयान की मोहब्बत रही होगी? अगर इस दिन आपके भेजे हुए आदमी मुझे ढूंढने में कामयाब ना होते तो शायद अरूप वो मार कर वहीं दफना देता, और अरूप की तो हड्डियां तक न मिलती। घर वालों की नज़रों में तो शयान के साथ भाग गई थी। इतने सालों में तबरेज़ खान ने कभी इसके माजी के बारे में कुछ नहीं कहा था, मगर आज इसके दिल की बात इसकी ज़ुबान तक आ गई जब इसने ये कहा कि अरूप के दिल में आज भी शयान की मोहब्बत है।
ये बात अरूब बर्दाश्त नहीं कर सकी और माजी के पर्दे उठाती चली गई। अरूब का माजी तबरेज़ की सोच से भी ज़्यादा तकलीफ दे था। वो काफ़ी देर तक बोलती हुई कुछ देर खामोश हो गई। खानिस अपने सीने से लगाए बोलने का इंतज़ार कर रहा था। तबरेज़ खान आज इसके दिल की हर दर्द को खींचकर बाहर निकालकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। खान, अरूब आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी प्यार पर शक मत कीजिएगा। आपका भरोसा मेरी ज़िंदगी है। अरूब के पास आपके यकीन के सिवा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में भी मैं अपनी दुनिया देखती हूँ। खान के सीने से चेहरा उठाकर खान की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, अरूब ये सब कुछ आपके लिए कह रही थी कि आपको लगता है कि आपको इज्जत देखकर अपना नाम देंगे। मैंने आप पर एहसान किया और आप मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहती हैं। नहीं खान, आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं कि मैंने अपना सब कुछ मेरी खातिर गंवा दिया और मुझे कभी ज़रा सी तपिश भी नहीं लगने दी। अगर तो मैं इंसान की जगह जानवर भी होता ना तो तब भी मुझे आपसे मोहब्बत हो जाती। मेरे मासी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझ पर यकीन किया। कभी मेरे मासी के बारे में मुझे ताना नहीं दिया। ऐसे इंसान से कैसे किसी को मोहब्बत हो सकती है? आप जैसे अच्छे और नेक शख्स से कैसे खुद को मोहब्बत करने से रोक सकती हूँ? और जिस शख्स से आप जलन महसूस करते हैं मत भूलें कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया से जा चुके हैं। इंसान के साथ कैसे चलन खान? अरूब आपकी है और मरते दम तक आपकी रहेगी। खान, निकाह में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला ने औरत को साबिर बनाया है। औरत की शादी जिससे हो जाती है औरत इससे खुद ब खुद प्यार करने लगती है। अगर मर्द आप जैसा हो तो औरत मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाती है। तबरेज़ खान हर अरूब के नसीब में नहीं होता। मैं अपना मासी भूल चुकी हूँ। मेरे मासी में कौन था, क्या था, मैं कभी याद नहीं करना चाहती। मेरे अपने रब से दुआ है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई दी कमाल की हैं तो खुदा इसके बदले मुझे दुनिया और आखिरत में आपका साथ नसीब करे। अरूब आज अपने दिल में छुपी हुई सारी बातें भूल गई। इसमें हिम्मत नहीं थी एतराफ़ करने की। इसे हमेशा लगता था कि वो तबरेज़ खान से मोहब्बत का एतराफ़ करके रोशाने के साथ गलत करेगी। इसे क्या पता था कि इसका खुलकर एतराफ़ न करना इसके खान को इतनी तकलीफ़ देता था कि अगर जानती तो इस एतराफ़ को कई सालों पहले ही ज़बान तक ले आती। इस एहसास को इसने दिल में छुपा कर रखा था। रोशानी और तबरेज़ खान की मोहब्बत और बेटे का सोचकर वह हमेशा तबरेज़ खान के साथ मोहब्बत का एतराफ़ करने की खुद को रोक लेती थी। मगर आज तबरेज़ खान की बातों ने इसके अंदर हिम्मत पैदा कर दी थी। आज इसे लगा कि अपने दिल की हकीकत तबरेज़ खान को बतानी चाहिए। वो तो बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार है। अरूब का एतराफ़ मोहब्बत तबरेज़ खान के लबों पर मुस्कुराहट ले आया था। काश खानम ये एतराफ़ आप कुछ साल पहले कर देते तो इतने सालों तक तबरेज़ खान एक तरफा मोहब्बत की आग में नहीं चलता रहता। तबरेज़ खान ने खानम के गिर्द अपनी मजबूत बाजों का हिसार बनाते हुए अकीदत भरा लम्स इसके माथे पर छोड़ते हुए कहा, खान, कई बार आपकी बेलौस मोहब्बत को देखकर दिल ने कहा कि एतराफ़ कर लूँ, मगर हमेशा मेरी नज़रों के सामने आपकी रोशानी और इस मासूम सारम का चेहरा आ जाता था, जिनके साथ न चाहते हुए भी मेरी वजह से गलत हो गया। मैं कैसे भूल जाऊँ कि आप रोशानी से बहुत प्यार करते थे। मैं कैसे भूल जाऊँ कि वो आपकी पहली बीवी है। मैं नहीं भूल सकती कि वह आपकी पहली औलाद आपके बेटे की माँ है। मैं कैसे भूल जाऊँ खान कि मेरी वजह से मासूम सारम अपने बाप की मोहब्बत और साए से महरूम हो गया। इस सब में इसकी तो कोई गलती नहीं थी। खान, मैं कैसे अपने दिल के इस गिल्ट को मिटाऊँ जो हमेशा इस सोच में मुब्तला रहता है कि रोशानी मेरी वजह से आपसे दूर हो गई। आज भी सोचकर मुझे रातों को नींद नहीं आती। अरूफ, तुम इन सब चीज़ों के लिए खुद को कसूरवार मत समझो। तुमने आकर रोशानी की मोहब्बत पर डाका नहीं डाला। रोशानी खुद गलत फहमियों का शिकार हुई थी। बेशक मैंने और रोशानी ने एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की, मगर रोशानी का यकीन मुझ पर बहुत कच्चा था, जो हवा के एक तेज़ झोंके से ही ख़त्म हो गया। जैसे शयान ने आप पर यकीन नहीं किया, इसी तरह रोशानी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। आपको इससे हमदर्दी नहीं बल्कि मेरे दुख का एहसास होना चाहिए। मोहब्बत का बुनियादी असूल यकीन पर टिका होता है। इस रिश्ते में यकीन नहीं होता वो रिश्ता बेकार होता है। वो वक्त किसी स्टू पर खरा नहीं उतर सकता। आपने हमारा रिश्ता नहीं तोड़ा। हमारा रिश्ता इस लायक ही नहीं था कि चल सकता। मुझे आज भी कोई गिल्ट नहीं है। मैंने रोशानी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो मेरे बेटे की माँ थी, मेरी पहली मोहब्बत थी। अगर इसके घर से कदम नहीं निकालती, मुझे तलाक देने पर मजबूर नहीं करती, तो आज रोशानी मेरे साथ होती। मगर खान, वो आपसे बहुत प्यार करती थी और औरत अपने प्यार में कभी किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करती। शायद इसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। नहीं खानम, तुम इसकी जगह होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। इतना तो तबरेज़ खान को भी औरत में फ़र्क नज़र आता है।
तुम्हारी मोहब्बत ठंडी छाँव की जैसी है, रोशानी की मोहब्बत कड़कती धूप की मानिंद। रोशानी ने हमेशा अपनी ज़िद में हमारी मोहब्बत के तकाज़े पूरे करने भूल जाती थी। तुम मिटने वालों में से हो और रोशानी अपनी ज़िद में मिटाने वालों में से है, और इसने ऐसा ही किया। अपनी ज़िद में हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। मैंने इसके साथ होते हुए तुम्हारे साथ निकाह नहीं किया था, जो तुम खुद को कसूरवार समझ रही हो, और ना ही इसके साथ कोई धोखा किया है, ना ही मैं आपको इस घर में किसी ख़राब नीयत से लेकर आया था। मेरा रब गवाह है कि मैंने तो आपको कभी निगाह भरकर देखा भी नहीं था। आप शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं कि मैंने मूरे के सामने रोशानी को सफाई दी थी, इसे बार बार बताया कि मेरा आपके साथ कोई गलत रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ आपको हमदर्दी और आपकी जान बचाने की खातिर अपने घर में लाया हूँ। मैंने इसे बार बार समझाया कि वो गलत फहमी का शिकार न हो। मैं इसके सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता, मगर इसने तो एक ही ज़िद पकड़ रखी थी कि या आपको इस घर से निकाल दूँ या इसे तलाक दे दूँ। मोहब्बत में ऐसे कौन करता है? मेरा रब जानता है कि खानम इस वक्त से मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत थी, आपसे हमदर्दी थी। जो कुछ आपने मेरे बारे में मेरी मूरे को बताया, मूरे ने वो सब कुछ आकर मुझे बताया, तो मुझे आपसे हमदर्दी थी, और साथ ही इस बात का गिल्ट कि मैंने क्यों आपको दाऊद खान के साथ वापस भेजा। मैं शर्मिंदा था खुद पर। बताएं कैसे आपको अपने घर में पनाह न देता, कैसे आपको बेसहारा एक बार फिर से घर से निकाल कर दाऊद खान जैसे दरिंदा सख्त इंसान के पास भेज देता। मगर खान वो बीवी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसे लगा कि मैं आपको इससे छीन रही हूँ, इसलिए वो बदसन हो गई। बदसन और खुदसर होने में फ़र्क होता है। रोशानी बदसन नहीं खुदसर हो गई थी, और जब औरत खुदसर हो जाती है और अपने लिए ही ख़तरा बन जाती है। मैंने सब कुछ हमदर्दी में किया था। मैं तो सिर्फ अपने घर में सिर्फ आपको थोड़ी सी जगह देना चाहता था, मगर रोशानी की मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि वो मुझ पर यकीन नहीं कर सकी। इसने सब नौकरों के सामने किस तरह इस बात को उछाला था कि आपका और मेरा नाजायज़ ताल्लुक़ है, बगैर निकाह के आप मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। जबकि मूरे ने इसे बार बार बताया कि रिपोर्ट्स पुरानी हैं। वो रिपोर्ट्स इस रात की थी जब आप मेरी गाड़ी से आकर टकराई थी। डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो रिपोर्ट्स क्लिनिक पर छूट जाने पर कई दिन बाद वो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने घर भिजवा दी। इस बात को लेकर मैंने कितनी सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम रोशानी को तो अपने शौहर पर इतना यकीन होना चाहिए था। क्या मैं से ऐसा घटिया इंसान लगता था जो किसी भी औरत के साथ नाजायज़ रिश्ता बना लूँगा? मैं मर्द होकर इस वक्त भी बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी भी कोई हद थी, और रोशानी ने अपनी बातों से तजलील करते हुए वो हद क्रॉस कर थी। वो आखिर में ये भी भूल गई थी कि मैं इसका शौहर हूँ, तो ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें इज्जत ना हो। मैंने इसे समझाया, मोरे ने समझाया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात पुरानी है, इसको मत उछालें, मगर वो तो ज़िद पर अड़ गई। मैं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे कभी तलाक नहीं देता, मगर जब इसने बार बार मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला, एक ही अल्फाज कहा, तबरेज़ खान अगर तुम गैरतमंद मर्द हो तो मुझे अभी के अभी तलाक दो, मुझे तलाक चाहिए। तुम में गैरत की ज़रा बराबर मिकदार मौजूद है तो मुझे तलाक दो मुझे। तुम जैसे घटिया गंदे शख्स के साथ नहीं रहना, ज़रा सोचो। अरूप ऐसे अल्फाज एक मर्द के लिए सुनना आसान नहीं होते। मुझे फिर भी इस वक्त पर अफसोस है जब मैंने वो 3 तलाक के बोल दिए थे। गुस्सा हराम होता, और इसी गुस्से में मैंने निकाह जैसे पाक रिश्ते को तलाक जैसी लानत देकर ख़त्म कर दिया। मैं भी खुश नहीं था। इसके जाने के बाद मैंने बहुत मोहब्बत की थी रोशानी से। हमारे रिश्ते को ख़त्म करके इसको कहीं सुकून नहीं आया था। इसने अदालत में केस करके सारम को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया कि वो जानती थी कि सारम मेरी कमज़ोरी है, सारम के बगैर नहीं रह सकता था। कि ऐसा नहीं था कि मैं अपने बेटे का मुकदमा लड़ नहीं सकता था या जीत नहीं सकता था, मगर इसने जो केस मुझ पर डाला था वो मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। जिस तबरेज़ खान का नाम लोग इज्जत से लेते थे, रोशानी ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। आप तो जानती भी नहीं है कि इसने क्या केस फाइल किया था। आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसने भरी अदालत में मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। तबरेज़ खान की आंखों में शदीद गुस्सा था। रोशानी ने भरी अदालत में ये कहा था कि मैं बदकिरदार हूँ और मेरे नाजायज़ ताल्लुकात हैं आपसे, और आप मेरे नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अगर मैं अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहता हूँ तो ले सकता था, मगर इसके लिए मुझे फिर आपको भी अदालतों में घसीटना पड़ता। आपके किरदार की धज्जियाँ उड़ती, आपसे बहुत गंदे सवालात किए जाते हैं जो कुछ मैं मर्द होकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आप कैसे करते? ये सब कुछ सोचते हुए मैंने अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता कुर्बान कर दिया। आप पर उंगलियां उठती, मुझे मंजूर नहीं था। मैं जानता था कि आप इससे बहुत पहले कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं। अदालत ने हमेशा के लिए सारम की कस्टडी इसकी माँ के हवाले कर दी थी, मगर अदालत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि सारम को मुझसे मिलने दिया जाए, मगर वो इतनी ज़िद्दी औरत है कि इसने मुझे सारम से कभी मिलने नहीं दिया। मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मैं बहुत सालों से तड़प रहा हूँ अपने सारम के लिए। आप और मोरे ने मेरी वो तड़प देखी है।
मैं इस औरत से हारा नहीं, बस आपकी इज्जत की वजह से खामोश हो गया। मैं समझ चुका था कि जब जब इसको छेड़ूंगा वो आपको टारगेट बनाएगी। वो औरत होकर औरत की इज्जत आबरू उतारने पर तुली थी। एक वो है जो सब कुछ करके भी खुद को बेगुनाह और बेकसूर समझती है, और एक आप हैं जो हमेशा खुद को कसूरवार ठहराने पर तुली रहती हैं। इस औरत ने ना सफाई देने का मौका दिया और ना रिश्ते को बचाने का मौका दिया, सब कुछ छोड़ दिया। साला की मोहब्बत और घर को तोड़कर चली गई, बगैर कुछ सोचे समझे। मैं तो इसके जाने के बाद भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। ये तो मूरे थी जिसने मुझे समझाया कि मेरा घर तो बर्बाद हो गया है, मेरा बच्चा भी लेकर चली गई है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। तो मूरे ने तुम्हारा और मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया। निकाह पर ना तो आप राज़ी थे ना ही मैं। सिर्फ मूरे का हम इनकार नहीं कर सके और इनकी खुशी की खातिर हमने निकाह कर लिया। इस सारी बातों में याद करो कि मैंने कहा रोशाने को धोखा दिया है, और आप कहा आपने रोशाने को धोखा दिया। रोशाने ने अपनी ही गलत फहमी के जाल में फंसकर सब कुछ बर्बाद करके चली गई। अरूप भला कैसे इस वक्त को भूल सकती थी जब तबरेज़ खानी से बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर ने खबर दी कि अरूप खान प्रेग्नेंट है। तबरेज़ खान तो एक नेक दिल और रहम दिल शख्स था। इसने तो अरूप से पूछा कि इसे कहाँ जाना है, मगर अरूप क्या बताती है कि अरूप के पास तो वापसी की कोई जगह कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो अपनी जान बचाकर घर से निकली थी, और इसकी जान बचाने में इसका साथ दिया इसकी मोरे ने। फिर रूप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग जाओ। जो अरूप घर की चार दीवारी के अंदर अकेली डर जाया करती थी, वो कैसे वीरान सड़कों पर पागलों की तरह भाग रही थी। इस दिन अगर इसे तबरेज़ न मिलता तो न जाने इसके साथ क्या होता, आज किस दलदल में होती, मगर खुदा ने फरिश्ता सिर्फ इंसान तबरेज़ खान को इससे मिला दिया। अरूप ने कहा कि इसका कोई घर नहीं है, मगर तबरेज़ खान एक समझदार आदमी था। इसने ज़बरदस्ती से समझाते हुए कहा कि लड़कियां इस तरह घर से नहीं भागती। अपने घर में किसी अजीज़ का नंबर दो, मुझे बात करनी है। अरूप को लगा कि वो अपनी माँ का नंबर दे देगी तो वो इससे इसकी माँ इस शख्स को सब समझा देगी, मगर बदकिस्मती थी कि जब तबरेज़ खान ने फ़ोन किया था, फ़ोन कैसे मगर दाऊद के पास था। दाऊद ने हमदर्द बनकर कहा कि वो आ रहा है, इस लड़की को जाने मत देना, बस थोड़ी उसकी गलतफहमी की बिना पर फजूल में घर से डरकर भाग गई है। हमारे घर की लड़की है, हम इसकी हिफाजत कर सकते हैं। इससे आगे वही कुछ दाऊद ने किया जो अरूप तबरेज़ को बता चुकी है। जब अरूप को दोबारा तबरेज़ खान के आदमियों ने आज़ाद करवाया तो इस वक्त दाऊद को भी बहुत मारा पीटा गया था, मगर दाऊद के बाद क्यों अरूप तक नहीं पहुंचाया, ये बात अरूप नहीं जानती थी, और ना ही कभी तबरेज़ ने इस बात का जिक्र न किया ही, ना ही अदद अरूप इस घटिया शख्स का नाम लेना चाहती थी। इस तरह एक बार फिर से अरूप वापस तबरेज़ खान के पास पहुंच गई थी। तबरेज़ खान इसे अपने घर ले गया, जहाँ इस पर इसकी बूढ़ी मोरे और इसकी खूबसूरत बीवी रोशानी ने इसका 3-4 साल का बेटा सानम रहता था। बेशक एक खुशहाल ख़ानदान था। तबरेज़ खान ने तो अरूप की जानिब नजरें उठाकर भी नहीं देखा था। इसने जाते ही अपनी माँ से ये कह दिया था कि इस लड़के को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उसकी मोरे ने अपने घर में बेटी बनाकर एक कमरा दे दिया था। तबरेज़ खान की माँ एक बहुत नेक दिल औरत थी। इसको रहने की जगह दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए रोटी दी और इसका बहुत ख्याल रखा। अरूप शक्ल और पहनावे से किसी अमीर और बड़े ख़ानदान की लगती थी, मगर पता नहीं रोशानी के दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई थी कि लड़की सही नहीं और इसका चक्कर तबरेज़ खान से है। शायद औरत अपनी मोहब्बत को खो देने के डर से इसी तरह पागलपन पर उतर जाती है जैसे रोशानी उतर आई थी। हर गुजरते दिन के साथ रोशानी के दिल में अरूप के लिए नफरत बढ़ती गई थी। नफरत का जख्म बढ़ते बढ़ते नासूर बनना शुरू हो गया था। फिर एक दिन वो पुरानी रिपोर्ट जो शायान अरूप के होने वाले बच्चे की थी, वो क्लिनिक से डॉक्टर घर भेज दी, तो वो रिपोर्ट रोशानी के हाथ लग गई। फिर तो रोशानी ने चीख चीख कर ज़मीन आसमान एक कर दिया था। इसे यकीन हो गया था कि तबरेज़ और अरूप के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जबकि तबरेज़ खान की माँ ने इस बात पर रोशानी को बहुत डांटा और इससे सारी बात बताई, मगर रोशानी तो जैसे इस पर शक में अंधी हो चुकी थी। वो यकीन करने को तैयार नहीं थी। इसने घर में इतना तमाशा बनाया कि घर के नौकर तक इकट्ठे हो गए। सबके सामने चीख चीख कर यही कहती रही कि इन दोनों का चक्कर है और ये नापाक रिश्ते को बढ़ावा देकर एक नाजायज़ बच्चे को दुनिया में लाने वाले हैं। ये बातें तो खुद अरूप ने भी सुनी थी। अरूप के लिए मरने का मकाम था। अरूप की तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी। रोशानी को कहीं सब्र नहीं आ रहा था। इसने थप्पड़ मार मार कर अरूप का चेहरा सुर कर दिया था। अरूप ने नजरें तक उठाकर इस औरत को नहीं देखा था, क्योंकि अरूप तो अपने आप में ही मर चुकी थी। वो क्या किसी को जवाब देती। अरूप को खींचकर बालों से घसीटते हुए बाहर गेट की जानिब ले जा रही थी, मगर बीच में ही तबरेज़ खान आ गया था। तबरेज़ खान ने रोशानी को रूम में ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ज़िद्दी पठानी बनी हुई थी, अपनी अकड़ पर कायम थी। वो नहीं गई। तबरेज़ खान ने इसको दलील दी कि इसका इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं, मगर रोशानी के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। मुझे तलाक दो, इस लड़की को घर से निकाल दो, या मुझे तलाक दो। वो फैसला करने का मौका ही नहीं दे रही थी।
आखिर तबरेज़ खान भी एक मर्द था। जब इसने बार बार चिल्लाकर कहा कि तुम मर्द हो, तुम में गैरत है तो मुझे तलाक दो, तलाक देकर अपनी मर्दानगी का सबूत दो, इस वक्त तबरेज़ खान ने अपनी मुरे के लाख रोकने के बावजूद गुस्से में 3 बार कह दिया कि तबरेज़ खान अपने होशो हवास में, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। रुशाने तो जैसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, अपने बेटे सारम का हाथ पकड़ते हुए ड्राइवर के साथ वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद तबरेज़ खान को अदालत की तरफ से नोटिस मिले, जिसमें रुशाना ने ये केस कर दिया था कि तबरेज़ खान एक अच्छा बाप नहीं है, किसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये घटिया इल्ज़ाम लगाते ही केस रुशाना के हक़ में हो गया। तबरेज़ खान ने एक औरत की इज्जत बचाने के लिए अपने कदम पीछे ले लिए और सारम की कस्टडी हमेशा हमेशा के लिए रुशाने को मिल गई थी। इस तरह रुशाने और तबरेज़ खान का रिश्ता वक्त की आंधी में तिनके की तरह उड़ गया था। वक्त गुजरता रहा और तबरेज़ खान डिप्रेशन में रहने लगा। इसका हंसता बसता घर बर्बाद हो चुका था। रुशाने के जाने के बाद तबरेज़ की मूरे, जो पहले ही शुगर की मरीज़ थी, बेटे के घर उजाड़ने की टेंशन में मज़ीद बीमार रहने लगी। जब तबरेज़ की माँ को लगा कि किसकी ज़िंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं, अपने बेटे को ऐसे बेसहारा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, उसने बहुत मिन्नत और समाजित करके तबरेज़ खान से कहा कि वो अरूब से निकाह कर ले। तबरेज़ खान इस बात पर बहुत नाराज़ हुआ, मगर जब इसकी माँ ने कहा कि जिस लड़की की इज्जत आबरू बचाने के लिए तुमने अपना घर, अपना बच्चा खो दिया, अब क्या इस बच्ची को ऐसे ही छोड़ दोगे? लोग उंगलियां उठाएंगे, कब तक लोगों की उठती उंगलियों पर तो तुम अपने दबदबे से रोक सकोगे? इस लड़की की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम इसे निकाह कर लो। वो माँ थी, इसे अंदाज़ा था अपने बेटे को किस तरह से मनाना है। वो इस बात पर तबरेज़ खान खामोश हो गया था। तकरीबन रुशाने से तलाक के 6 महीने बाद अरूब और तबरेज़ का निकाह हो गया था, मगर ये निकाह सिर्फ आंखों की हद तक था। अरूब कभी तबरेज़ के सामने नहीं आती थी। इसे हमेशा ऐसा लगता था कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, और तबरेज़ खान ने भी अरूब को बीवी के रूप में कबूल नहीं किया था। दोनों में ना तो कोई बातचीत होती थी, ना ही मुलाकात। तबरेज़ खान अपने काम काज में मसरूफ़ रहता था और अरूब इसकी मोरे के साथ सारा दिन गुजारती थी। मगर वक्फे से तबरेज़ खान की मोरे अरूब और तबरेज़ को अलग समझाती रहती थी। इस रिश्ते का आगे बढ़ाओ, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मगर कभी भी तबरेज़ और अरूब ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। आखिर वह दर्दनाक घड़ी आ गई कि तब तबरेज़ खान की माँ इस दुनिया से चली गई। तबरेज़ खान पूरी तरह से टूट गया था। जब तक तबरेज़ खान की माँ थी, वो अपने बेटे की हर चीज़ का ख्याल रखती थी, मगर वह आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया था। उसी तरफ अरूब के पास भी कोई अब संभालने समझाने वाला कोई हमदर्द नहीं था। सारा दिन अरूब अपने कमरे में बंद रहती थी, अच्छी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी। घर पूरी तरह से नौकरों पर आन पड़ा था। घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बनकर घूम रहा था। तबरेज़ को तो सारा दिन काम में रहता था, रात को लेट नाइट घर आता। अरूब को अच्छा नहीं लगता था कि वो फजूल में घर की मालकिन बनकर घूमती रहे। तबरेज़ खान भी अरूब को बीवी के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं कर सका था, इसलिए इसने भी कभी अरूब के बारे में कुछ नहीं पूछा। घर में रहकर इन दोनों की मुलाकात न होने के बराबर थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। तबरेज़ और अरूब के बीच तनाव कम ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन तबरेज़ खान को ज़मीनों के तसादम में गोली लग गई। गोली लगी तो कांधे पर थी, मगर काफ़ी गहरी लगी, जिससे इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बदकिस्मती से शायद डेरे लगा लिए हैं थे। तबरेज़ खान की मूरे को इंतकाल हो चुका था। घर में अरूब और नौकरों के सिवा कोई नहीं था। न चाहते हुए भी अरूब को तबरेज़ का ख्याल रखना पड़ रहा था। वो कागज़ी ही सही, मगर इसकी बीवी थी, इसका फ़र्ज़ था इसका ख्याल रखती। अरूब अक्सर इसके कमरे में खुद जाकर खाने पीने के बारे में पूछने लगी। अरूब तबरेज़ का बहुत ख्याल रखने लगी थी। बीवी होने के नाते इसे कपड़े चेंज करवाना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, इसके खाने पीने का ख्याल रखना। अरूब ने कुछ गिल्टी फील होते हुए सब कुछ इसके एहसानों को याद करते हुए जिम्मेदारी समझकर अपने सर पर ले लिया। तकरीबन 6 माह लगे थे तबरेज़ खान को मुकम्मल ठीक होने में। इस दौरान अरूब ने तो कुछ भी तबरेज़ खान के लिए महसूस नहीं किया, मगर तबरेज़ खान अरूब के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगा था। अरूब खूबसूरत थी, मासूम थी, तबरेज़ खान से छोटी थी, और सबसे बढ़कर वो तबरेज़ खान के निकाह में थी। ये सब कुछ एक मर्द को औरत के करीब ले जाने के लिए काफ़ी होता है। एक रात जब रोज़ की रूटीन के मुताबिक तबरेज़ के लिए चाय रख कर वापस जा रही थी, तो तबरेज़ खान ने अचानक से अरूब का हाथ को थाम कर रोक लिया। अरूब घबरा गई थी, क्योंकि आज से पहले तबरेज़ खान ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, और न ही अरूब को ऐसी कोई तवक्को थी। इसके पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ रही थी। तबरेज़ खान ने नरमी से इसके कमर पर हाथ डालते हुए इसे अपने करीब किया और गहरी नज़रें इसकी झुकी हुई पलकों पर डाली। तो क्या कर रहे हैं? बात के मवाज में वो लफ्ज़ों को तोड़ती हुई पूछ रही थी। अपने जायज़ हुकूक लेने का इरादा रखता हूँ, मेरे ख्याल से आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अरूब की हालत में थूक अटक गई थी। इसके ऊपरली सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था तबरेज़ खान ऐसा कुछ कह सकता था, जबकि वो रुशानी और तबरेज़ खान की मोहब्बत से बखूबी वाकिफ़ थी। इसे तो उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इसे बीवी के रूप में कबूल करेगा। जवाब दीजिए कि आपका एतराज़ है। पता नहीं मगर क्यों अरूब ने न चाहते हुए भी बेख्तियार नफ़ी में सर हिला दिया था। अब ये इनके अंदर का गिल्ट था, या वो इसकी बीवी थी, या एहसास था, वो कुछ भी समझ नहीं पाई।
बिना समझे उसने हाम को सर हिला दिया। थैंक यू सो मच, पूरे दिल से। मैं अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में आने की आपको इजाज़त देता हूँ और आपसे भी यही तवक्को रखता हूँ कि जो गुज़र गया वो हमारा माज़ी था। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप मेरा आज बनकर मेरे साथ रहें। अरूप कोई जवाब नहीं दे सकी थी। अजीब से कपकपाहट, खौफ, घबराहट इस पर तारी था। वो नज़रें झुकाए हाथों को मसलसल मरोड़ रही थी। जब तबरेज़ खान दरवाजे की कुंडी लगाकर वापस पलटा तो अरूप को घबराया देखकर अपने मजबूत हाथों में इसके दोनों हाथों पकड़कर गहरी नज़रों से देखा। मत घबराओ तबरेज़ खान, हमेशा आपको पलकों पर बिठा के रखेगा। आपको मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। बेफिक्र होकर मेरी ज़िंदगी में कदम रख सकती हैं। अगर फिर भी आप रजामंद नहीं हैं तो तबरेज़ खान ज़बरदस्ती का कायल नहीं। खानम, यहाँ से अपने कदम वापस लेता हूँ। इसने इतनी इनायत और मोहब्बत से कहा था कि अरूप ने भीगी हुई पलकें उठाकर तबरेज़ खान की जानिब देखा। आज पहली बार तबरेज़ खान ने इसे खानम कहकर बुलाया था। आपकी नम आँखों का तबरेज़ खान का क्या मतलब निकाले? मुझे आंसू और आंखों की ज़ुबान पढ़नी नहीं आती। आप जो चाहते हैं वही करूँगा। अगर नहीं चाहती तो मैं कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये आपका घर है, आराम से रहें। आप जा सकती हैं। तबरेज़ खान ने रुख दीवार की जानिब मुड़कर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए वो गहरी सांस फिजा में छोड़ते हुए इसे जाने को कह रहा था। अरूफ की आंखों में आंसू की शिद्दत से बह गई थी। इसलिए नहीं कि वो तबरेज़ खान की बातों की वजह से रो रही थी, बल्कि इसे तो उस शख्स के लिए किए हुए एहसानों ने रुला दिया था जिसने इसे बाहिफाजत से ज़िंदगी दी थी, इज्जत दी, अपना नाम दिया था। सारी दुनिया के सामने वो अरूप तबरेज़ खान थी। कोई चाह कर भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। हिफाजत की छत देकर दुनिया का हर सुख पी दिया, मगर ये सच था कि अरूप के दिल में शायान की जो मोहब्बत थी इसे वो निकाल नहीं सकी थी। मगर आज तबरेज़ खान का इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, इसके नज़दीक आने की जायज़ ख्वाहिश करना, अपने जायज़ हक़ूक़ मांगना अरूप खान को इस बात पर मजबूर कर गया कि वो शायान की मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दे। कुछ देर खड़ी आंसू बहाती रही और दिल में अहद कर लिया कि आज शायान खान को अपने दिल से निकाल कर दफन कर देगी। शायान खान जिंदा था या नहीं वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसके बाद फिर एक बार भी इसने अफवाह सुनी थी कि शायान खान को कत्ल कर दिया गया है। अभी सच था या झूठ वो नहीं जानती थी, मगर वो शायान खान के निकाह में नहीं थी। वो अब तबरेज़ खान की बीवी थी। शायान से इसका रिश्ता ख़त्म हो गया था, मगर एक मुसलमान इज़्ज़तदार औरत को ये ज़ेब नहीं देता कि बिस्तर पर किसी और के साथ हो और दिल में कोई और हो। बेशक तबरेज़ खान इसका शौहर था। शायान खान से कभी इसने बहुत मोहब्बत की थी, मगर आज वो तबरेज़ खान की बीवी थी और तबरेज़ खान की दस्तरस में जाने से पहले इसने पूरी तरह से झंझोड़ कर खींचते हुए शायान खान की यादों को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया था। आज इसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो ऐसी औरत बन जाती जो किसी नामहरम की मोहब्बत दिल में अपने लिए महरम की बाहों में रहती, या फिर सब कुछ भुलाकर नेक औरत की तरह अपने महरम को दिल में बसाकर हमेशा के लिए खुद को इसे सौंप देती। इसने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया था। अपने माजी को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए इसने अपने हाल को बिस्मिल्लाह करते हुए कबूल कर लिया। प्लीज़, आपको इतना गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ चुका हूँ कि आप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं। चले जाएं, मैं आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अरूप कुछ देर यूं ही खड़े रहकर रोते हुए गहरी सोच में देखकर तबरेज़ खान ने बगैर इसकी जानिब देखे इसे जाने को कहा था। आप मुझे मेरे ही शौहर के कमरे में इस तरह जाने को नहीं कह सकते। अरूप के आंसू से भीगी हुई मध्यम महसूस को सुनकर शायान खान ने सुर्ख आंखों से पलटकर अरूप की जानिब देखा, जो अपने जज्बातों को रोकते हुए सुर्ख हुई थी। अगर आप अपने शौहर के कमरे में रहें तो शौहर को हकूक़ देने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप तैयार हैं। सब फैसले अपने दिल से ही मत करें। किसी के दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसकी मध्यम सी मीठी बातों पर तबरेज़ खान के लब मूंछों तले मुस्कुरा उठे। तबरेज़ खान के जज्बातों को रोकने की कोशिश करती हुई सुर्ख आंखें चमक उठी थी। वो भारी कदम आहिस्ता से उठाते हुए इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसके झुके हुए चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए वो अपने चेहरे के मुकाबले किया। सोच लीजिए, अभी वक्त है। एक बार तबरेज़ खान प्यार में धोखा खा चुका है, दोबारा नहीं खाना चाहता। पूरी ज़िंदगी मेरा होकर रहना पड़ेगा। एक बार दस्तरस में आ गई तो जाने नहीं दूंगा, वो खुमारज़दा लहजे में कहते हुए इसके चेहरे पर झुकाता चला जा रहा था। इसकी गर्म सांसों में अरूप की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी, जिस परिंदे को कड़ी धूप में उठाकर छांव में लाया जाता है। इसे खौफज़दा नहीं होते वो उड़कर चला जाए। यकीन रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है, जिसने इसकी जान बचाई होती है। बहुत प्यारी बातें करते हो। मुझे तो पता नहीं था कि मेरी खानम इतनी प्यारी बातें भी कर लेती है। तबरेज़ खान ने इसकी कमर में नरमी से हाथ डालते हुए अपने सीने से लगाया। अरूप की सांसें बेतरतीब थी, नजरें झुकी हुई थी, पूरा वजूद कपकपाहट का शिकार था। तबरेज़ खान ने मीठे से अल्फाज में मैग्नेट के जैसे थे, जैसे अपनी जानब खींच रहे थे। खानम, अभी तो हमने इब्तदाई मोहब्बत भी शुरू नहीं की और आप पर कपकपी तारी हो गई है। एक झलक तबरेज़ खान की मोहब्बत की देख तो लीजिए। इसके बाद इतना घबराएं तो समझ में भी आता है।
वो मुस्कुराते हुए लबों से इसके सर के पीछे हाथ रखते हुए इसकी पंखुड़ियों पर झुकाता चला गया था। इसकी पंखुड़ियों को लबों में कैद किए मोहब्बत की पहली मोहर इसके होठों पर सब करते हुए वो शबनमी कतरों को पीता हुआ अरूप को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता चला गया। इस शख्स से एहसान इस शख्स के एहसान कह लें या इसकी मोहब्बत की कशिश अरूप इसे रोक नहीं पाई थी। तबरेज़ खान ने इतनी मोहब्बत के साथ इसे अपनी दस्तरस में लेते हुए खुद में शामिल किया कि अरूप की सांसें तेज़ तर होती चली गई थीं। इसके वजूद पर तबरेज़ खान की मोहब्बत की बारिश इतनी शिद्दत से बरस रही थी कि अरूप की दबी दबी सिसकियाँ पूरे रूम की फ़िज़ा को महका रही थी। तबरेज़ खान ने अपनी मोहब्बत को पूरे दिल से इसके वजूद पर निछावर किया था। तबरेज़ खान ने आज पूरे दिल से अरूप को अपने दिल में जगह दी थी और रोशाने को आज इसने अपने पूरी तरह से अपने दिल से आज़ादी दी थी। अरूप को अपनी मोहब्बत में रंगता चला गया था। इस खूबसूरत रात के बाद हर रात हर दिन अरूप और तबरेज़ का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला गया था। तबरेज़ खान अरूप से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। अरूप कब तक खुद को तबरेज़ खान की मोहब्बत से रोक दी। आहिस्ता आहिस्ता अरूप तबरेज़ खान की मोहब्बत में बहती चली गई थी और जब अल्लाह ताला ने अबीरा की सूरत में इनको प्यारी सी बेटी दी तो इनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। तबरेज़ खान बेटी को बहुत प्यार करता था। घर में रौनक आ गई। इसके बाद जब मायद पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इनकी फैमिली मुकम्मल कर दी। तबरेज़ खान आज भी सारम को नहीं भूल सका था। वो इसकी पहली औलाद थी। इसका बेटा सारम के लिए आज भी तबरेज़ खान का दिल बहुत तड़पता था, मगर इन दोनों बच्चों को भी इसने बहुत प्यार दिया था। माहिद से कहीं ज़्यादा अबीरा तबरेज़ के दिल के नज़दीक थी। अबीरा अरूप से कहीं ज़्यादा अपने बाबा के साथ अटैच थी और हर बात अपने बाबा से शेयर करती थी। तबरेज़ खान ने अबीरा को अपने पलकों पर बिठा कर रखा था। दो बच्चों ने मिलकर भी सारम की कमी को पूरा नहीं किया था। इंसान के जितने भी बच्चे हों सबकी अपनी जगह होती है। तबरेज़ खान कभी सारम को भूल नहीं सका। कई बार इसने सारम से मिलने की कोशिश की मगर रोशानी ने नहीं मिलने दिया करती थी। अपने मोबाइल में अपने साथ खींची हुई सारम की तस्वीरों को देखकर कई बार अरूप ने तबरेज़ खान जैसे मजबूत शख्स की आंखों को नम देखा था। मतलब कि वो रोशाने को तो भुलाने में कामयाब हो गया था मगर सारम इसके दिल का टुकड़ा था। सारम को कैसे भूल सकता था। इस तरह अरूप शयान से अरूप तबरेज़ खान बन गई। ज़िंदगी आराम से खुशहाल गुजर रही थी। अरूप ने अपनी मासी को पीछे छोड़ दिया। वो मासी भूल नहीं सकती थी मगर याद भी नहीं करना चाहती थी। अब सालों बाद अरूप का सामना अपने घर वालों से हुआ था तो इससे अपना गुजारा हुआ सारा वक्त याद आ गया था।